नजर घुमाइए या गर्दन घुमाइए या पूरा शरीर घुमा घुमा कर चारों दिशाओं में देखिए, जहां जहां भावुकता पैदा करने की गुंजाइश है, बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री और मोदी सरकार के मंत्री सक्रिय नजर आते हैं। लोगों की जेब में रुपए नहीं और इन्हें बात चुभ गई कि किसी ने रुपए को कैसे लिख दिया। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, इसके पहले अन्ना द्रमुक की थी। बिहार में 2005 से नीतीश कुमार की सरकार है, जिसमें लंबे समय तक बीजेपी साझीदार रही है। मध्य प्रदेश अमेरिका के अंदर अडानी के ऊपर दोस्तों जो केस चल रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के साथ बड़ी डील कर ली है और अब इस डील की भुगतान जो है पूरा इंडिया करेगा। किस तरह से भरपाई पूरा इंडिया करेगा और किस तरह से रुपये को लेकर एक अलग ही जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है तमिलनाडु से। दोस्तों हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं रवीश कुमार सर। आप लोग इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका से क्या डील की है और आखिर क्या भारी कीमत हमारा देश इंडिया चुकाने जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिन जिन नेताओं का स्वाभिमान इस बात से आहत हो रहा है कि रुपए को तमिल में कैसे लिखा जा रहा है, उन नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि जब लोगों के हाथ में रुपया नहीं होता, जब भारत की बड़ी आबादी 25,000 महीना भी नहीं कमा पाती, भारत के 100 करोड़ लोग जरूरी चीजों के अलावा खरीदने की हालत में नहीं हैं, तब उनका भाषा और राष्ट्र को लेकर स्वाभिमान आहत क्यों नहीं होता? तब इस देश के वित्त मंत्री को यह सब खतरनाक क्यों नहीं लगता? लेकिन जैसे ही कुछ ऐसा दिखता है जिसे लेकर भावुकता पैदा की जा सकती है, उनका बयान तो आ जाता है। हम इस वीडियो में बताएंगे क्यों तमिलनाडु को लेकर जो भावुकता पैदा की जा रही है। हो सकता है कि यह डीएमके के लिए भी फायदे की बात हो और बीजेपी के लिए भी, लेकिन आम जनता का इसमें क्या भला हो रहा है? संस्कृत बनाम तमिल का मैच खेला जा रहा है, जबकि सभी को पता है कि 10 साल हो गए मोदी सरकार संस्कृत के नाम पर एक कॉलेज ऐसा नहीं दिखा सकती है जिसे वो इस भाषा के विकास के लिए मॉडल की तरह आपके सामने पेश कर सके। अगर ऐसा कोई कॉलेज होता या यूनिवर्सिटी होती तो आज संस्कृत यूनिवर्सिटी की मिसालें दी जा रही होती और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में उसका कोई स्थान या मकाम नजर आता। तमिलनाडु ने अपने बजट में रुपए के हिंदी संकेतक की जगह तमिल में लिखे जाने वाले रू के चिन्ह का इस्तेमाल कर लिया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आ गया कि खतरनाक है। क्या यह इतना बड़ा मसला था? भारत की बुनियाद इतनी कमजोर है कि आप रुपए को तमिल या बांग्ला या ओडिया में लिख दें तो खतरनाक हो जाएगा। इस खबर से किसी का स्वाभिमान क्यों नहीं आहत हुआ? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भारत की उन कंपनियों से कह रहे हैं कि उन चीजों का पता लगाइए जो आप चीन से मंगाते हैं और उसे अमेरिका से भी मंगाया जा सकता है। भारत चीन से 100 अरब डॉलर का आयात करता है, उसकी तुलना में आयात का आंकड़ा बहुत ज्यादा कम है। चीन से आने वाली सस्ती चीजों के दम पर भारत अपना उत्पाद बनाता है और फिर अमेरिका सहित दुनिया भर में निर्यात करता है। तो क्या आप सरकार ट्रंप को खुश करने के लिए कंपनियों के हाथ मरोड़ने जा रही है कि आप अमेरिका से आयात कीजिए और भारत में असेंबल कर फिर से अमेरिका निर्यात कीजिए? भारत का फार्मा सेक्टर चीन से सॉल्ट का आयात करता है और दवा बनाने के बाद अमेरिका निर्यात करता है। चीन से भारत का फार्मा उद्योग 70% सॉल्ट आयात करता है। अमेरिका के दवा बाजार में 35% हिस्सेदारी भारत के फार्मा सेक्टर की है। क्या भारत ट्रंप की खुशी के लिए फार्मा सेक्टर की इस कामयाबी की बलि देने जा रहा है? इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट पर बहस होनी चाहिए कि आखिर सरकार ट्रंप के दबाव में क्यों आती लग रही है। क्या यह देश अमेरिका में अदानी पर चल रहे मुकदमे की कीमत चुका रहा है? अगर नहीं तो इतना डरा सहमा क्यों नजर आ रहा है? ये बड़ा मुद्दा है और सवाल ये नहीं कि तमिलनाडु ने रुपए को कैसे लिख दिया। चीन का मोबाइल ऐप बंद कर रहे थे लेकिन चीन से आयात बढ़ाते गए। कभी खुलकर नहीं बताया कि आपका आत्मनिर्भर भारत क्यों फेल कर गया। अब अमेरिका धमका रहा है तो अमेरिका से आयात करने के लिए कह रहे हैं। भारत की कंपनियों की यह हालत हो गई है कि उन्हें कहां से आयात करना है अब सरकार बताएगी। इस बजट में मोदी सरकार ने न्यूक्लियर डील की उपलब्धि को खत्म कर दिया। साल 2010 में कितनी बहस हुई। मनमोहन सिंह की सरकार ने कानून पास किया कि विदेशी कंपनी जो परमाणु उपकरण
और कच्चा माल भारत भेजेगी, उसकी खराबी की जवाबदेही उसकी होगी, उसे जुर्माना देना होगा। मोदी सरकार ने इस शर्त को हटाने की बात कर दी है। क्या इससे भारत का, बीजेपी का, आरएसएस का, गोदी मीडिया का स्वाभिमान आहत नहीं होता? फरवरी में ट्रंप से मिलने जाने से पहले ही मोदी इन चीजों को लेकर क्यों आहत नहीं होता? एक छोटी सी चीज को लेकर इतना बवाल किया जा रहा है। कैसे बदल गई? न्यूक्लियर डील के समय बीजेपी ने मनमोहन सिंह सरकार का साथ दिया कि अमेरिका की कंपनी जो सामान देगी उसके सही होने की जवाबदेही भी उसकी होगी। तब तो बीजेपी का तर्क था कि मनमोहन सिंह की सरकार विदेशी कंपनियों पर नकेल नहीं कस रही, जबकि हमारे सामने भोपाल गैस कांड का उदाहरण है। 2011 में जापान में आई सुनामी के बाद दुनिया भर में परमाणु सुरक्षा को लेकर बातें चलने लगी। उसी संदर्भ में संसद में भी बहस हुई और एनडीए ने मांग की कि नियम सख्त बनाए जाएं। उसके बाद 2012 में बिल में यह खंड जोड़ा गया और बाकी देशों के मुकाबले भारत में परमाणु सामग्री भेजने वाली कंपनियों पर अतिरिक्त जवाबदेही बनाई गई। 2015 में ओबामा के दौरे से पहले मोदी सरकार ने कहा था इस कानून में कोई बदलाव नहीं होगा, तो क्यों बदल दिया गया? 2015 में वही मोदी कह रहे हैं कानून नहीं बदलेंगे, 2025 में कानून बदल देते हैं और मोदी कुछ कहते भी नहीं। इन बातों से देश का स्वाभिमान आहत नहीं होता? किसी को पूछना चाहिए, लेकिन कहीं कोई बहस नहीं। देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मस्क के स्टारलिंक के स्वागत में ट्वीट कर देते हैं और कुछ देर के बाद डिलीट कर देते हैं। स्वागत करने वाले पहले मंत्री वैष्णव थे और डिलीट करने वाले आखिरी मंत्री वैष्णव। बाकी मंत्री इस पर बोलने ही नहीं आए। उनकी बोलने ही नहीं आए, बोलना ही नहीं चाह रहा। इन दिनों तमिलनाडु की सैर पर गई हैं। स्टारलिंक और मस्क को लेकर क्या उनकी भावनाएं तमिलनाडु की सैर पर गई। राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर सवाल पूछ रही है। इन सब पर कोई जवाब नहीं। लगता नहीं कि देश में कोई मंत्री है, लेकिन जैसे ही तमिलनाडु ने तमिल में रुपए को लिखा, वित्त मंत्री बयान देने आ गई। क्या इसलिए कि इसमें भावुकता पैदा होगी, ध्यान भटकाने का एक और सुनहरा मौका हाथ लग जाएगा और थीम एंड थ्योरी पर लेकर लोग फेसबुक पर पोस्ट लिखने लग जाएंगे। निर्मला सीतारमण के बयान के जवाब में डीएमके नेताओं ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुराना ट्वीट निकाल दिया, जिसमें वे खुद भी तमिल में उस वर्ण का इस्तेमाल कर रही हैं जिसे डीएमके सरकार ने अपने बजट में किया है। फिर यह भी निकाल कर लाया गया कि ओडिशा की बीजेपी सरकार भी रुपए को हिंदी की जगह अपनी भाषा में लिख रही है। बात यह है कि रुपए के लिए अपनी भाषा में लिख रही है, जैसे डॉलर के लिए है, यूरो के लिए है। इसके बाद भी कोई पैसे के लिए अलग चिन्ह का चुनाव कर ही ले, तो इसे लेकर भावुकता पैदा करने का क्या मतलब है? आप क्या मतलब निकल रहा है? या गर्दन घुमाइए। देश के अंदर इतनी घटनाएं घट रही हैं, घुमाकर चारों दिशाओं में देखिए, जहां जहां भावुकता पैदा करने इतनी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उस पर कोई भावुकता नहीं है। मुख्यमंत्री और मोदी सरकार के मंत्री सक्रिय नजर आते हैं। लोगों की जेब में रुपए नहीं और इन्हें बात चुभ गई कि किसी ने रुपए को कैसे लिख दिया। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, इसके पहले अन्ना द्रमुक की थी। बिहार में 2005 से नीतीश कुमार की सरकार है, जिसमें लंबे समय तक बीजेपी साझीदार रही है। मध्य प्रदेश का उदाहरण भी लेते हैं, यहां भी बीजेपी की सरकार 2003 से है। 2020 में एक साल के लिए कांग्रेस की सरकार बनी, मगर उसे गिराकर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। यूपी में योगी आदित्यनाथ 2017 से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वे अपनी सरकार को डबल इंजन की सरकार कहते हैं। मतलब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को भी यूपी के खाते में शामिल करते हैं। आप खुद देख लीजिए कि तमिलनाडु की बराबरी तीनों राज्य कर सकते हैं क्या? डबल इंजन की सरकार तीनों राज्यों में है। इतने लंबे समय तक राजनीतिक स्थिरता के बाद भी इन राज्यों में तरक्की कितनी हुई, नौकरियां कितनी पैदा हुई, इसे लेकर ईमानदार बहस करने की जरूरत है। हमने नीति आयोग और अन्य स्रोतों से 2023-24 का आंकड़ा लिया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ट्वीट किया है कि तमिलनाडु की प्रति व्यक्ति आय 2,78,000 रुपए है। नीति आयोग के अनुसार मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,42,556 रुपए है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 60,337 रुपए है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 93,514 रुपए है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश को दक्षिण की तरफ से अगर चुनौती मिल रही है तो इसे स्वीकार करना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में भारत की जीडीपी में
तमिलनाडु का योगदान 8.7% से 9.2% के बीच रहा है और बिहार का करीब 3% ही। आबादी के हिसाब से बिहार तमिलनाडु से बड़ा राज्य है। बिहार की आबादी तमिलनाडु से करीब 5 करोड़ ज्यादा है, फिर भी जीडीपी में 5 करोड़ बिहार का ज्यादा है। योगदान इतना कम क्यों है? क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि बिहार में मानव संसाधन अपनी क्षमता से काफी कम उत्पादन कर रहा है? आखिर क्यों बिहार की जनता उन अवसरों तक नहीं पहुंच पा रही है जहां तक दूसरे राज्य पहुंच गए? प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले में भी तमिलनाडु महाराष्ट्र से आगे निकल चुका है। गुजरात और कर्नाटका की प्रति व्यक्ति आय 3,30,000 से अधिक है। ये दोनों राज्य तमिलनाडु से आगे हैं, लेकिन यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जो हिंदी भाषी प्रदेश कहलाते हैं, कब तक पीछे चलते रहेंगे? तिरपाल के पीछे छुपने से क्या फायदा? सामने से आकर बताना चाहिए। कहीं 10 साल से तो कहीं 20 साल से हिंदी प्रदेश में बीजेपी की एक पार्टी की एक विचारधारा की सशक्त सरकार है। और क्या तरक्की हुई? पी त्यागराजन तमिलनाडु के आईटी मंत्री हैं। काफी समय से कह रहे हैं कि अमीर राज्य राजस्व जमा कर केंद्र को देते हैं और केंद्र सरकार के पास जो राजस्व का भंडार जमा हो रहा है उसमें से तमिलनाडु को कम मिलता है, यूपी बिहार को ज्यादा मिलता है। केंद्र से मिलने वाले सभी ग्रांट और योजनाओं के तहत यूपी को 4 रुपए 35 पैसे मिलते हैं तो तमिलनाडु को 1 रुपए के बराबर मिलता है। पी त्यागराजन का कहना है कि यह कब तक चलेगा? जो राज्य अच्छा कर रहे हैं उनसे पैसा लेकर उन राज्यों को दिए जा रहे हैं जो कई दशकों से अच्छा नहीं कर रहे हैं, और ऐसे राज्य कब तक बहाने बनाएंगे, कब अपने काम का नतीजा दिखाएंगे? जब तक अधिक आबादी वाले और कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य तरक्की नहीं करेंगे, इस देश का कोई भविष्य नहीं। क्या यह बात बहस के लायक नहीं? हिंदी प्रदेश के नेताओं को पता है कि हिंदी भाषी राज्यों में जो काम तिरपाल से हो सकता है, रमजान और होली के डिबेट से वोट बन सकता है, तो फैक्ट्री लगाने और आर्थिक अवसर पैदा करने की जरूरत क्या है? आप भी सोचिए कि नेताओं को क्यों इतनी मेहनत करनी चाहिए। आपने मस्जिदों को तिरपाल से ढकने वाली खबरें देखी होंगी। होली के दिन तिरपाल से ढककर व्हाट्सएप में मैसेज घुमाया जाने लगा कि रामलला तिरपाल के टेंट में थे तो उसका बदला ले लिया गया, जबकि प्रशासन कह रहा है कि रंग से बचाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ और की इस राजनीति को समझकर भी हिंदी प्रदेशों को क्या लाभ मिला? लेकिन तमिलनाडु के नेताओं को यह बात समझनी होगी, जब मस्जिद पर तिरपाल डालने से वोट मिल सकता है तो फैक्ट्री लगाने, जिलों में अच्छा कॉलेज बनाने के लिए नेता क्यों मेहनत करें? एक ट्विटर हैंडल है सरल व्यंग्य। इनका व्यंग्य कितना मारक है कि इतना भव्य राम मंदिर बनाने का क्या फायदा जब तुमको नाचना ही मस्जिद के सामने है। यूपी और बिहार की राजनीति को कोई भी मंदिर मस्जिद की राजनीति से निकाल नहीं सकता। जब निकालेगा तब निकालेगा, लेकिन 10-10 साल, 20-20 साल इसकी राजनीति में चले जाएंगे तो कहां से इन प्रदेशों का विकास होगा? हिंदी प्रदेशों के जिलों में जाइए, उनके कॉलेजों की जो हालत है, उनमें से मस्जिदों के आगे डांस करने वाले लड़के ही निकल सकते हैं। उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि अगर उत्तर के राज्यों में तिरपाल से मस्जिदों को ढकने का अभियान चलने लगा तो इसका फायदा तमिलनाडु को पहुंच सकता है। हमने देखा कि तिरपाल का उत्पादन कहां कहां होता है। बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन यहां वहां से जो भी मिला उससे यही समझ में आया कि तिरपाल के उत्पादन में तमिलनाडु आगे तो है। इंडस्ट्री आउटलुक नाम की वेबसाइट पर हमें भारत की सबसे बड़ी तिरपाल कंपनियों की जानकारी मिली। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में तिरपाल बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है अर्जुन टार्पोलिन्स इंडस्ट्रीज। 1989 से तमिलनाडु के सेलम की यह कंपनी तिरपाल बनाने का काम कर रही है। भारत के अलावा कई देशों में इनका सामान जाता है। मुमकिन है यह आंकड़े बदलते रहते होंगे, मगर तमिलनाडु में तिरपाल का उद्योग काफी पुराना और कामयाब है। आपदाओं के समय अस्थायी शिविर बनाने में, बारिश के समय मुंबई के मकानों को ढकने में, अनाजों को ढकने में, शामियाने में इस्तेमाल होता है तिरपाल। लेकिन मस्जिद को ढकने में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इस अवसर का उत्पादन यूपी ने किया। 500 साल का इतिहास है तिरपाल का, लेकिन इस तरह से इसका उपयोग हो सकता है, इसका श्रेय यूपी पुलिस और मुख्यमंत्री योगी को दिया जाना चाहिए।
इसलिए तमिलनाडु के नेताओं से आग्रह है कि फालतू में विकास के पैमानों पर उत्तर के राज्यों को चैलेंज कर उन्हें मस्जिद को ढकने के सबसे जरूरी काम से कतई न भटकाएं। क्यों नजर आ रहा है? चुपचाप तिरपाल का उत्पादन बढ़ाते रहें और इस राजनीति से लाभ कमाते रहें। देश की यही हालत हो गई है, वरना हमने जो बात व्यंग में कही है उसमें हंसी नहीं आती, शर्म आती है। कब तक धार्मिक उन्माद की यह राजनीति चलेगी? तिरपाल हिंदी प्रदेश का नया भविष्य है। स्टालिन की आलोचना बिल्कुल होनी चाहिए कि वे विकास के मामले में चुनौती देकर हिंदी प्रदेशों की राजनीति को धार्मिक उन्माद से हटाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। मेरी इस बात से हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल लोग खुशी के मारे गेट पर लौटने लग जाएंगे। उन्हें वाकई इसमें भारत के उदय की कोई थ्योरी नजर आ जाएगी। लेकिन ट्रंप के आगे भारत क्यों सहमा हुआ है, इस पर उनसे बोला नहीं जा रहा है। आजकल तीर्थ अर्थव्यवस्था की बात होने लगी है कि इससे अवसर पैदा हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई मुकम्मल ठोस मूल्यांकन नहीं हो रहा कि 10 करोड़ लोगों के आने से कितने लाख करोड़ का बिजनेस पैदा हो रहा है, स्थायी और अस्थायी। अगर इन चीजों को लेकर क्यों आहत नहीं होता? एक छोटी सी चीज को लेकर इतना बवाल किया जा रहा है। यह नवंबर 2024 की रिपोर्ट है सीएजी की। इसके अनुसार 2024-25 के पहले 6 महीने में तमिलनाडु की जीएसटी का संग्रह दर 20% से अधिक रहा। इसके लिए तमिलनाडु ने लीकेज रोकी और कई बदलाव किए। यूपी और गुजरात में जीएसटी संग्रह की दर 14% के आसपास ही रही। 2022 में बिहार ने जातिगत सर्वे किया, उसमें यह बात निकल कर आई कि 13 करोड़ की आबादी में से 53 लाख से अधिक लोग दूसरे राज्यों में रहने चले गए। यह आबादी का 4.3% है। यूपी और बिहार को यह भी सर्वे कर लेना चाहिए कि उनके राज्यों में दक्षिण के राज्यों के कितने लोग आ रहे हैं, जवाब मिल जाएगा। बिहार की आबादी करीब 13.07 करोड़ है और 12.48 करोड़ के पास परिवहन का कोई साधन नहीं। केवल 0.44% के पास 4 पहियों वाली गाड़ी है। 95% से अधिक बिहार वासियों के पास यातायात का कोई निजी साधन नहीं है। क्यों नहीं है? इसका जवाब यह है कि बिहार की आबादी का 34% महीने का 6,000 या उससे भी कम कमाता है। 47% आबादी 20,000 रुपए महीना से भी कम कमाती है। आप बिहार की गरीबी का अंदाजा लगाइए और फिर 20 साल से मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान नीतीश कुमार से पूछिए कि आपने कौन सा विकास किया कि आधी आबादी 20,000 रुपए से भी कम कमाती है हर महीने। बोलना ही नहीं आए, बोलना ही नहीं चाहा। अभी भी और हर चुनाव में 20 साल पहले के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उनकी भावनाएं तमिलनाडु भी खैर पर गई। चांदी की दुकानों से लेकर बैंक डकैती की कितनी घटनाएं हुई हैं, इससे जुड़ी खबरों को आप निकालेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 20 साल पहले क्या हुआ, इसे लेकर बिहार में कब तक बात होती रहेगी। 2023 से लेकर 2025 की कुछ खबरें हमने निकाली। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, वैशाली के पंजाब नेशनल बैंक में लूट हुई। दरभंगा के बिहार ग्रामीण बैंक में लूट होती है। समस्तीपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा, वैशाली में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में भी लूट हुई। 2023 में औरंगाबाद, गोपालगंज और सहरसा के बैंक ऑफ इंडिया में लूट हुई। सिवान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लूटा गया। 2024 के अगस्त में पटना की पीएनबी ब्रांच में बदमाशों ने 21 लाख रुपए लूटे। लखीसराय के बैंक ऑफ इंडिया में भी लूट हुई। जुलाई महीने में शेखपुरा में एक्सिस बैंक में 28 अपनी भाषा में लिख रही है। एक महीने बाद पटना में पीएनबी की ब्रांच में दिन दहाड़े 21 लाख की लूट हो जाती है। दिसंबर में बिहार के एक गैंग ने लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांच में करोड़ों की डकैती कर। क्या मतलब निकल रहा है? पुलिस के एनकाउंटर में देश के अंदर इतनी घटनाएं घट रही हैं। 20 साल पहले लालू यादव के समय की घटनाओं को लेकर इतनी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उस पर कोई भावुकता नहीं है। समय की इन घटनाओं की बात नहीं करेंगे। 20 साल के नीतीश राज में बिहार की गरीबी का जो आंकड़ा है उसकी बात नहीं करेंगे। जब भी चुनाव आता है या तो मुद्दा जाति की तरफ जाता है या धर्म का नाम लेकर हंगामा मचाता है। हिंदी प्रदेशों की राजनीति और वहां की सरकारों में समस्या तो है। फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे बनाकर विकास दिखाया जाता है, जबकि उन सड़कों का काम केवल अपने अपने राज्य से पलायन करने में हो रहा होगा। उन सड़कों से बिहार और यूपी में अभी इतना बदलाव नहीं हुआ कि पलायन बंद हो जाए। लोग मजदूरी के लिए चंदौली और चंपारण से केरला जाना अभी बंद नहीं कर रहे हैं। आए दिन एक्सप्रेसवे का ऐलान होता रहता है, उद्घाटन होता रहता है, लेकिन इनसे कितना विकास हुआ बन जाने के बाद कोई हिसाब नहीं दिया जाता। नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के वक्त ट्वीट किया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या कोई आंकड़ा यूपी सरकार दे सकती है कि इस पर औद्योगिक उत्पादों की ढुलाई कितनी हो रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही एक ट्वीट में कहा गया है कि देश के कुल एक्सप्रेसवे में 55% हिस्सेदारी यूपी की है। लेकिन यह भी बताना चाहिए कि यूपी के एक्सप्रेसवे से देश में मालों की ढुलाई का कितना प्रतिशत हो रहा है। जब भी नेता किसी एक दो चीजों को लेकर दावा करने लग जाएं, तब आपको भी संदेह करना चाहिए, क्या वाकई एक्सप्रेसवे से इतना विकास हो जाएगा? प्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद उन इलाकों में क्या बदला? सड़क के अलावा और कौन सा आर्थिक उत्पादन होने लगा? हमने यह वीडियो दक्षिण के राज्यों को स्वर्ग और उत्तर के राज्यों को नरक बताने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि इसलिए बनाया है कि तिरपाल और उर्दू के नाम पर राजनीति को नरक मत बनाइए। रुपए को कैसे लिखा जाए, इसे लेकर भावुकता की बताइए। 5 करोड़ ज्यादा है। कई जगहों पर छपा है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार सरकारी कर्मचारियों को उर्दू सिखाएगी, ट्रेनिंग देने पर विचार किया जा रहा है। इस पर बीजेपी वहां क्या सरकार से समर्थन वापस ले लेगी? विरोध तक नहीं कर पा रही। लेकिन यूपी और राजस्थान में देखिए, उर्दू के नाम पर आपको उल्लू बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से चीन से अभी तक निर्यात किया जा रहा था, आयात किया जा रहा था। ये तस्वीरें यहाँ पर रवीश कुमार सर ने बताई है। अब अमेरिका को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या अमेरिका से ही अब जो है सौदा लेना पड़ेगी? और बार बार अमेरिका हमारे देश को हड़काता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु को लेकर आप लोग समझ सकते हैं कि वित्त मंत्री का बयान सामने निकल कर आया है कि उनको जो है भावनाएं आहत हो गई। क्या आखिर तमिलनाडु में उन्होंने रुपया कैसे लिख लिया? अब आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, देश के अंदर इतने बड़े हादसा हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, इतनी बैंकें डूबती हुई नजर आ रही हैं, उस पर भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन रुपये को किस तरीके से लिखा गया उस पर भावनाएं आहत होने लगी है। अब जरा सोचिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये फिर रवीश कुमार सर कह रहे हैं, क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका से कोई बड़ी डील कर ली है अडानी को बचाने के लिए? अडानी पर एकदम मामला अमेरिका के अंदर ठंडे बस्ते में कैसे चला गया, यह सवाल जनता के अंदर उठता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोग जरा सोचकर बताइएगा कि आखिर मामला क्या है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।